अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जनाब नासिर इकबाल साहब और जनाब जहांज़ेब अब्बासी। अहम तरीन और ताज़ा तरीन ख़बर यही है, वो आपको पता है कि कोयटा के अंदर बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है, पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब जो एक जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन है उसके ऊपर दहशत गर्दों के कार्रवाई का निशाना बनी है। वो ताज़ा तरीन अपडेट उसमें ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये क्लेम किया है कि 30 से ज़ायद जो अटैकर्स थे उनको हलाक कर दिया गया है, जबकि 70 से ज़्यादा लोग जो हैं उनको बाहिफाजत वहाँ से रिकवर कर लिए गए। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और जो ऑपरेशन है उसके अंदर मुश्किलात का बहरहाल सामना है। दूसरा मुकदमा जो है वो सुपर टैक्स का है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने आज वो कौन सा इख्तियार है जो पहली मरतबा इस्तेमाल किया है उस पर बात करेंगे। और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल या सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से आज की समात में क्या हुआ और ये मज़ीद समात क्यों ईद के बाद तक जाने का इम्कान है। तो नासिर साहब, पहले तो हम बात करते हैं कि जो सुपर टैक्स वाला मामला है इसमें आज बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो पेशरफ्त क्या हुई है? शुक्रिया क़य्यूम साहब। देखें क़य्यूम साहब, जब 26वीं आईनी अमेंडमेंट हुई थी उसमें एक इंसर्शन हुई थी, एक अमेंडमेंट आई थी कि आर्टिकल 186 के तहत उन्होंने डाला था आर्टिकल 186 ए। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी मुकदमा किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में या कोई भी मुकदमा अपने पास तलब कर सकती है। यानी ये पहले भी होती रही है एक्सरसाइज, लेकिन पहले आर्टिकल 1843 के तहत वो किया करती थी, लेकिन अब ये अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। और उसमें यह कि अगर वो प्रूडेंट समझती है कि ये वो मतलब जस्टिस के लिए ज़रूरी है, जस्टिस डिलीवरी की ज़रूरत, तो ये कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये इख्तियार इसका इस्तेमाल किया है पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, क्योंकि 26 अमेंडमेंट के बाद। और उसके तहत उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट में कुछ अपीलें ICAs पड़ी हुई हैं, इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं। आपको याद होगा कि ये सुपर टैक्स के खिलाफ जो है, सुपर टैक्स के खिलाफ, आपको याद होगा जब पहली दिन की हेयरिंग हुई थी तो उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी मौजूद थे, लेकिन वो इस बिना पे वो बेंच से हट गए थे क्योंकि ये केस उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना हुआ था। तो अब ये है कि वहाँ ICAs पड़ी हुई हैं, उनको उन्होंने मंगवा लिया। आपको एक और भी बात बताऊं कि जस्टिस जवाद हसन साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने सिंगल बेंच में ये केस सुना हुआ है और उसमें ये उन्होंने ऑर्डर किया था कि जो सुपर टैक्स है वो तकरीबन 10% का था, उसको उन्होंने 4% कर दिया था। उन्होंने जस्टिस जवाद हसन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में, ये ऑर्डर उनका था कि इसको 10% से 3 से 4% कर दिया जाए, 10% से 4% कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। कैसे कोर्ट कैसे मतलब ये मैंने एक जजमेंट पढ़ी हुई है, काफ़ी कुछ अर्से पहले मैंने पढ़ी थी, मुझे ये वो रिकॉल हो रहा है। अच्छा, तो वो उन्होंने उसको ये ऑर्डर दिया था कि 4% कर दिया जाए सुपर टैक्स। इसमें ये सुपर टैक्स की कैटेगरी जो है नासिर साहब दो तरह की है ना, जो कंपनीज हैं, ये बैंकिंग कंपनीज हैं जो 50 करोड़ और 50 करोड़ की इनकम से ज़्यादा है, उनके ऊपर 4% है, और जो इंडिविजुअल पर्सनस हैं वो मेरे ख्याल 3% है। मैंने कंपनी की वो कह रहा हूँ, उन्होंने 4% कर दिया था। हाँ। तो ये किसने रास्ता दिखाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? सीनियर कौंसिल है मखदूम अली खान साहब। हाँ, वो आपको याद होगा कि वो बहुत सारी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा, ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आज ये बताया कि पहले ये इख्तियारात आप इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब आपके पास ये फुल फ्लेज इख्तियार है, अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो सो मोटो में करते थे ना, लेकिन अब आप ये कर सकते हैं। तो फिर उनकी इस सजेशन को मानते हुए आज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये तमाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट को के रजिस्ट्रार को कहा कि एक तो लिस्ट बनाएं और ये केस उन्होंने अपने पास मंगवा लिया। नासिर साहब, वैसे आपस की बात है, हम कहते हैं कि हाई कोर्ट जो हैं, इसमें ये भी हुआ था ना, ये भी सामने आई है हेयरिंग के अंदर के 2-3 बातें आई थी। एक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपीलें जो पड़ी हुई हैं उनका फ़ैसला हो जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट इन अपीलों को सुने।
या फिर ये है कि जो डायरेक्शन पास कर दे कि आप इनको जल्द फैसले करें। तो उसके ऊपर ये सामने आई थी चीज़ें कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी 2-3 साल पहले, लेकिन वो नहीं हुआ, फैसले नहीं हुए हैं। तो अब ये है कि पहले ही बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो चुकी है, 2015 से चल रहा है मामला, 2025 आ गया और मुकदमात जो हैं वो सिमट ही नहीं रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो अब जब 186A की पावर इख्तियार करते हुए आइनी बेंच ने पहली मरतबा ये अपना पावर इस्तेमाल करते हुए ये मुकदमात उठा लिए हैं अपने पास, तो अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल ही पैदा हो जाता है। नासिर साहब कहते हैं कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो आइनी अदालतें हैं, इंडिपेंडेंट है, तो एक कोई मुकदमात उनके सामने पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट उठा के अपने पास लगा ले, तो ये उसकी पावर्स कर्टेल करने वाली बात नहीं है, या वो उसको एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बना दे? मतलब आई डोंट नो। देखिए सुप्रीम ऑल्दो कोर्ट कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो हाई कोर्ट्स, लेकिन इसका कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए कि कौन सा ऐसा केस हो जो उठा सकती है। कयूम साहब, आपको याद होगा कि जब ये आर्टिकल 26 अमेंडमेंट का इशू चल रहा था, अभी वो बिल पास नहीं हुआ था, तो एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार ने वो एक जो मतलब एक लॉ मिनिस्टर को बुलवाया था कि आप हमें तकरीब आसमा जहांगीर हॉल के अंदर हुई थी स्पीच वो। उसमें लॉ, अगर मैं रिकॉल कर रहा हूँ सही तरह, तो लॉ मिनिस्टर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें ये बात आम सुनने को मिलती है कि जी वो मुकदमा फलां हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है, कितने अरसे से पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो डिसाइड ही नहीं हो पा रहा, और कुछ जजेस ऐसे हैं वो रिटायर हो जाते हैं केस हाफ सुन के और उस पर जजमेंट नहीं लिख रहे। ये शिकायत आम है। तो सब साइफर केस में भी तो यही हुआ है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, जैसे उसमें कि रिव्यू का भी एक होगा कि जजेस की जो परफॉर्मेंस है वो भी परफॉर्मेंस रिव्यू भी हुआ करेगी, वो भी उन्होंने एक आइडिया दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये 186 उसके ए हो सकता है उसके पैराए में आया हो। और दूसरी एक और बात है कि अब तो ये आईनी ताकत है ना सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले तो ये नहीं था ना, ये क्लियर कट लिखा हुआ नहीं था। अब तो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है ना, तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो उस पर लिखा हुआ है कि अगर वो चाहे, अगर वो मतलब अगर वो प्रूडेंट समझती है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। और देखें ना नाज़िर साहब, वही बात है ना कि अब भी जो 10 साल से 2015 से ये टैक्स नाफिज हुआ था और उसके बाद से लिटिगेशन चल रही है, और 2020 में जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लीव टू अपील ग्रांट की गई, ठीक है। 2022 में फिर मेरा ख्याल शायद लास्ट मुकदमा लगा, उसके बाद ये फिर अभी लगा ही नहीं। अच्छा, तो ये जो है ये भी तो एक ग्राउंड है ना कि भाई ऐसी क्या है। और दूसरी तरफ जो इजलास हुआ था सरकार जी 7 नवंबर वाला जो है, उसमें पता लगा कि जनाब कोई 4.5 खरब रुपए से जायद के केसेस जो रेवेन्यू फंसा हुआ टैक्स रेफंड। जी। अब देखिए सब इस पे कि रेगुलेट होना चाहिए या नहीं, इस पे कमेंट करने से पहले मैं जो पहली हेयरिंग है उसके ऊपर वापस जाना चाह रहा हूँ। फ़रोग नसीम साहब पेश हुए थे और उन्होंने इसी बात की तरफ निशानदेही की थी जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो उस वक्त बेंच को हेड कर रहे हैं अब, उन्होंने ये कहा कि आमिर फ़ारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब थे तो ये केसेस सुनते रहे हैं और उसकी ICA पेंडिंग है। तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा जी कि ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में भी ICA पेंडिंग्स हैं। वो तो चाहेंगे कि मुकदमा लटका ही रहे, वकील तो यही चाहेंगे ना। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की बाकायदा। ये प्लानिंग लगती है उन्होंने कि पहले ये कहा कि ICA के बहाने कर लो, जी, फिर उसके बाद जब अदालत नहीं मानी तो फिर उन्होंने एक और नई तो कहानी। उन्होंने ये कहा जी कि आप इसको ईद के बाद तक मुलतवी कर दें, ईद तक ताकि हेयरिंग ना हो, और उधर से कह दें कि हाई कोर्ट को क्या आप डिसाइड कर लें। तो उस रिक्वेस्ट को मुस्तरद किया आईनी बेंच ने और कहा कि नहीं, हम इसको सुनेंगे, आपकी जब बारी आएगी आप आर्गूमेंट उस वक्त कर लीजिएगा। एक तो ये बात है। दूसरा, आईनी इख्तियार तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट को और इस इख्तियार को इस्तेमाल भी किया है, और यहाँ पे ये इख्तियार वैलिडली हमें इसलिए भी ये इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस इशू के ऊपर क्योंकि मुल्क की जो इकॉनमी की सूरत हाल है उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि टैक्स केसेस जो हैं वो बहुत ताख़ीर के साथ उन पे फ़ैसले होते हैं। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी कई मौक़ों के ऊपर ये बात कर चुके हैं कि हमारी तरजीह है टैक्स केसेस। तो ऐसी सूरत हाल में काफ़ी अरसे से जो पेंडिंग केसेस हैं उनको मंगवाया गया है। ठीक है, ये इख्तियार इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ये इख्तियार, ये आईनी हक़ जो है इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए।
गलत इस्तेमाल इन सेंस ऐसे कि ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए सुप्रीम कि कोर्ट किसी एक प्लानिंग के इख्तियार- तहत कोई सुप्रीम- केस खींच लिया गया है किसी हाई कोर्ट से, तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया, कोई मैकेनिज्म, कोई रूल्स मेरे ख्याल में होने चाहिए। हाँ नहीं देखे ना, एक बात चीज़ यह है से कि मैं इस ऐड बात का कौन फैसला करेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त तौर पे मंगवाया या गलत तौर के ऊपर मंगवाया। कयूम साहब- ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है कौन सी? कयूम साहब सिर्फ एक छोटी सी बात, लेकिन कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। रूल्स होना देखें सिंध हाई कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स में ये आम शिकायत है कि केसेस लटक ये तो है जाते ना कि हैं। यार सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन से मुतालिक भी है ना नाज़ा, वो देखे कि यार ये वाकईतन ये 10 साल हो गए, क्यों नहीं इसका फैसला नहीं, हो मुझे रहा? कयूम मतलब साहब इसको बताएं, justified स्टे है। 5 साल 10 साल 7 साल तक ये स्टे पानी रह वाला- सकता है। ये पानी वेज वाला बोर्ड का अभी ये केस कई हुआ। सालों से सिंध हाई कोर्ट में स्टे पे चल रहा है, और भी बहुत सारे केसेस सर, ये आपको नेस्ले मालूम है। पानी वाला जो हुआ, हाँ। जो उस बंदे ने जो हाँ वो जो खुद सोजी की उसने, बिल्कुल। वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो स्टे पे इतने हेयरिंग नहीं चलती। स्टे का मकसद सिर्फ ये होता है कि दूसरी पार्टी तैयार हो जाए और उसके जवाब 7 दिन हो, हाँ, 10 दिन हो, 15 दिन, 20 दिन, महीना, महीना 6 महीना, बस लेकिन उसके नॉट मोर बाद- देन दैट। हाँ उससे पहले बिल्कुल ठीक बात है, केस का फैसला होना चाहिए। तो जनाब आज तो अब इस पे दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा हुआ है कि आप वो हमें डिटेल्स प्रोवाइड करें, और कल दोबारा मखदूम अली खान साहब, क्योंकि उनके बारे में है कि वो सिंध जाना है उन्होंने, हाँ वो तो सिंध हाई कल कोर्ट जाना। इजाज़ अवान साहब जो है वो अपने आर्गूमेंट्स को वो इजाज अवान साहब के वो उनका गला खराब था, जी तो उन्होंने आजकल बहुत सारे लोगों का हाँ बेंच में भी। बेंच में भी मुसरत लाली साहिबा का भी गला खराब, वो किस्सा उसकी सुनाते ना, तो वो फिर वो उनके नाम कुरा निकला है कि जनाब मखदूम कि साहब अब ज़रा सिंध का चक्कर लगाएं, तो अवान साहब आप ज़रा हमारी मुआवनत कर फरमा दीजिएगा। तो 9 ये सिविलियन के कोर्ट मार्शल केस के अंदर क्या हुआ, उसमें क्या अपडेट क्या है? इसमें अपडेट एक तो वही ख्वाजा हारिस साहब ने आज भी, जो वजारत दिफा के वकील हैं, उन्होंने आज भी कोर्ट को ये बताया कि FB अली केस को गलत पढ़ा गया है, तो वही आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने उसी के ऊपर दिए। और साथ उन्होंने एक बात और भी कही आज, उन्होंने ये कहा कि ये जो कोई आर्म पर्सन है, अगर कोई ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो अगर इसकी ड्यूटी परफॉर्मिंग में कोई खलल डाला जाए तो ये भी उसका जो डिसिप्लिन है उसको, फ़ौज के डिसिप्लिन को ख़राब करना या मुतासर करने का मुतरादिफ है। तो ऐसी सूरत हाल में भी ये एक्ट जो है ये अप्लाई होता है सिविलियन के ऊपर। तो बहरहाल उस पर फिर एक सवाल किया जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने एंड में, उन्होंने पूछा ख्वाजा हारिस साहब से कि आप कितना टाइम लेंगे। गला खराब था उनका। गला ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सवाल तो पूछा ना सर, उन्होंने पूछा कि आपको मतलब इसमें रिबटल में कितना वक्त लगेगा। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा है कि अभी तो मैंने एक पॉइंट एड्रेस किया है, तो 3 पॉइंट्स और अभी रहते हैं, और ये भी अभी 1 पॉइंट जो है पहला, ये भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि अगले ज़हन में रखें। हाँ ये जहन में रखिएगा कि नेक्स्ट 2 वीक्स जो हैं वो मैं दस्तयाब नहीं हूँ। वो इसमें एक चीज़ और भी उन्होंने बताई थी ख्वाजा हारिस साहब ने, कि जो FB अली केस है उसने ये कंसिडर नहीं किया कि जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस आया था, जिसके तहत सेक्शंस 21D1 एंड 21D2 इंसर्ट हुई थी, वो अब पाकिस्तान आर्मी एक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं। और जब वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन चुकी हैं, तो जो भी इसके ज़ुमरे में आएगा उसके फंडामेंटल राइट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये उन्होंने उस तरह कंसिडर नहीं किया था। तो बेसिकली जो FB अली का केस है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो आज मैंने और कुछ दिनों से देख रहा हूँ, FB अली केस जो है ना वो हॉन्ड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि आपको इसका वैसे एक हल आज बताया जैसे था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि आप FB अली केस को जितना डाइसेक्ट कर रहे हैं, उससे उतना मज़ीद इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। इश्यूज तो अच्छा कम नहीं है नहीं हो रहे नासिर हैं। साहब, अच्छा है। मैं तो कहता हूँ कि बहुत सारे इश्यूज निकल के सामने हैं, पे कोई क्लियर कट तो पिक्चर। जस्टिस याया अफरीदी साहब ने यही तो अपनी जजमेंट में कहा था कि एक लार्जर बेंच बना के लेकिन FB लार्जर केस बेंच को तो है ना रिव्यू। नासिर साहब, 7 रुकनी मैम बेंच है ये। सुने ना, वो 9 नंबर से शुरू हुआ था ना, आपको याद है? ये वही केस है ना जिसमें 9 मेंबर बेंच बना था, फिर वो इसका कम होना शुरू हो गया था। मोहम्मद अली मदद साहब ने इजहार भी किया। फिर हाँ। मंसूर अली शाह साहब ने अपने आप पर एतराज करवा के खुद को अलग करवाया। वो आपको शौक है ज़रूर बताने का। तो कहने का ये मेरा मकसद है कि जस्टिस याया अफरीदी साहब का यही कहना था कि लार्जर बेंच जो है ना, इस मामले को वंस फॉर ऑल डिसाइड कर दे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपको याद होगा कि जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी पिछली हियरिंग में कि आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस FB अली, प्लीज़ डोंट साइड एनी मोर।
तो ये एक FBL जो है एक प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो तो- दूसरा तो इसका मतलब है फिर ये अब कम लंबा अगर हो गया। वो अवेलेबल नहीं है और ख्वाजा हारिस साहब तो इस मूड में नज़र नहीं आते हैं। मेरी जो बातचीत हुई तो हमारे साथ तो थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं ना, तो उनकी बातों से मुझे लगा कि और अभी पहला पॉइंट ख़त्म नहीं किया और जवाब में 3 दिन गुजार दिए हैं उन्होंने, तो बाकी अभी 3 पॉइंट हैं, तो 9 दिन तो नाजिर साहब वो ले गए। आर्टिकल 245 पे जाना है उन्होंने। आजकल तो आर्टिकल 8 अभी FBL ही है, अभी आर्टिकल 83 पे 245 को हाँ। डिटेल बात करनी है, 245 पे। उसके अलावा 10A पे बात 10 करनी है। अभी बहुत दूर तक बात मतलब बात दोबारा सारा केस करना है। बात बहुत दूर तक तलक जाएगी। 175 3 पे आना तो है। वही ना, तो फिर इसलिए ये हम इम्कान जाहिर कर रहे हैं। एक तो जज साहिबा भी अवेलेबल नहीं होंगी, तो बेंच में उनकी शमूलियत ज़रूरी है। सारा केस सुना, ये होता है पार्ट हर्ट केस, वो वाला नहीं होता जो शाह जी ने बनाता सी पार्ट हर्ट। बहरहाल तो कम से अच्छा, कम इस रमज़ान में ये केस रमज़ान में नहीं, ईद के बाद अच्छा ये माइक है आपके पास हाँ वैसे। हाँ बिल्कुल, ले लें आप माइक ले लें। अच्छा ये बताएं कि यार नासिर साहब, बड़ा तकलीफ़ दह वाक़या है जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। बड़े पता नहीं, अभी तो उसकी क्या वो नहीं है, इतलात नहीं है, लेकिन कभी ये ऐसी खबरें आती कि वो जो जिन्होंने वो ट्रेन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है वो सैटेलाइट के ज़रिए से कहीं पड़ोसी मुल्क से उनके राब्ते में हैं। फिर जिस तरह सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ये क्या लगता है ये हुआ क्या है? बड़ा नाज़िम, इतनी बड़ी ट्रेन और उसमें इतने लोगों को हॉस्टेज बना लेना, ये कोई मजाक कय्यूम तो साहब, नहीं ये है। बहुत अंदोजनाक एक इंसिडेंट है। और ये देखें, हर एक की जान कीमती है। हम दुआ तो हमारी ये है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन सब अल्लाह ताला उनको की हिफ्ज़ मान में रखे और उनकी जान जल्दी छूट जाए। और जो सिक्योरिटी ऑपरेशन जो भी कर रही है वो कामयाब हो, और जितनी जल्दी से जल्द। इस वक्त कौम पूरी की पूरी जो है वो एक कर्ब में मुब्तला है। और जो अफसोसनाक बात जो है, मैं कल कुछ प्रोग्राम्स देख रहा था कि इंडिया की जो मीडिया है उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की मीडिया के पास नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन उनके पास एक्यूरेट जा कैसे रही है, ये भी एक सवाल है। तो सैटेलाइट फ़ोन से जिनके पास राब्ते हैं वो तो इल्ज़ाम तो ये रखते हैं ना, इंडिया तो बड़ा बलूचिस्तान के अंदर उसका। लेकिन नासिर साहब, बात ये ना कि आप कितनी देर तक इल्ज़ामात लगाते रहेंगे? ठीक है, दूसरे मुल्क जो है ना वो मुदाखलत और दरअंदाजी और वो सारा कुछ है, लेकिन आपकी अपनी भी तो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ना। आपने बिल्कुल, अपने इश्यूज़ भी तो capabilities असल संभालने हैं में ना। आपकी देखें, इंटेलिजेंस कहाँ थी? इंसान ने- आपका जो सिक्योरिटी हिसार है वो क्यों ब्रीच हुआ? बात तो वही है ना कि सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस का बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इतना बड़ा और बेतहाशा वहाँ आए हुए हैं जो वो जिन्होंने ट्रेन जैक किया हुआ है, जो हाँ। दहशतगर्द हैं। वो एक दो या चंद लोग नहीं है, भाई, 30 के करीब तो मार दिए गए हैं। क्लेम कर रही है सिक्योरिटी और फोर्सेस। पता नहीं और कितने हैं। हाँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है। लेकिन जहांजेब साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन है। मैं इस पे एक क्या चीज़ तो इस हाँ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहे हैं या पिंडी लाहौर में, यहाँ पे हमारे पास ट्रैवलिंग के लिए ना रास्ता बड़ा क्लियर है। लेकिन बलूचिस्तान जैसा इलाका जहाँ पे अगर हम, क्योंकि ज़ाहिर बात है ख़ुद तो हम नहीं गए, लेकिन जो जिस तरह की ख़बरें हम देखते हैं, वीलॉग्स देखते हैं वहाँ पे मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरह के ऑपरेशन में जहाँ पे सिक्योरिटी ज़राए से ये ख़बर बार बार आ रही है कि इन दहशतगर्दों ने ख़वातीन को, बच्चों को एक इंसानी शील्ड के तौर के ऊपर वो ह्यूमन शील्ड के तौर ह्यूमन पर शील्ड के तौर के ऊपर वो उनको यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं, तो इस वजह से डिले तो बहरहाल हो रहा है। वहीं पे इस तरह की भी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं कि BLA, TTP और इसके अलावा दाइश, इन सब का कोई आपस में गठजोड़ हो चुका है। और आपको याद होगा कि ये इससे पहले भी बन्नू में एक वैसे अगर- वाक़या इस तरह का हाँ। रोनुमा हुआ दहशतगर्दी का, और वो भी बहुत खौफनाक वाक़या था। और उसके ऊपर तो बाकायदा कहीं पे रिपोर्ट ये भी हुआ कि वहाँ पे भी अफ़गान तालिबान भी बाकायदा इन्वॉल्व रहे उस पूरे इवेंट में। तो ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमें लग रहे हैं इस वक्त जो वाक़यात जितने बहुत भी सारी हो रहे चीज़ें हैं नासिर साहब। अभी देखें वो दाइश के वो कौन से शरीफ हाँ, शरीफुल्लाह नाम उसको है पकड़ा और अमेरिका के हवाले किया। अच्छा, उससे पहले जो बाद ही तो स्पाइक हाँ आया। ये यहाँ पे जो TTP के हमले हुए थे, फिर ईरान में जो आपको पता है एयर स्ट्राइक्स हुई थी,
वो बन्नू वाक़या जिसके अंदर सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया, फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर मुबैना तौर के ऊपर वहाँ पे जो है वो ऑपरेशन किया था। तो सूरत हाल तो फिर वो ये जो बात कर रहे हैं ना कि भाई ये जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनका कोई कोलैबोरेशन जो है वो लगता है, और इतना बड़ा वाक़या ये वाक़तन देखें कल रात से मेरा ख्याल ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा है कि पहले उन्होंने ब्लास्ट करके नासिर ट्रेन रोकी है, लाइन उड़ाई है, उसको वहाँ पे रोका है और फिर उस इस पर पे कब्जा किया है। एक और जाविये से भी इस पूरी सूरत हाल को देखा जा सकता है कि जब जनरल मुशर्रफ के दौर में वॉर ऑन टेरर से हम गुजरे हैं, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन उस वक्त एक चीज़ थोड़ी मुख्तलिफ हमने ये देखी कि उस वक्त कम अज़ कम कौम जो है वो इस इशू को लेकर एक थी, यूनाइट थी। लेकिन अब की बात ये देखा जा रहा है कि इस तरह के वाक़यात के ऊपर भी पॉलिटिक्स की जा रही है, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। ये मुनासिब नहीं है कि इस तरह के वाक़यात में जब बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ हो, ख़वातीन को यरगमाल बनाया हुआ हो, कोई हमें नहीं पता कि एक्चुअल वहाँ पे सूरत हाल कितनी है, कितने लोग किस हालत में वहाँ पे दहशतगर्दों ने उनको रखा हुआ है, प्रोपेगेंडा का ना सिर्फ सोशल मीडिया पे उसका भी अपना एक जोर है। तो ऐसी सूरत हाल में इसको मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह के इवेंट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं सर इनकी जाज़ेब साहब की बात को इंडोर्स करते हुए कि देखें वीकनेसेस हर चीज़ में होती हैं, कोई भी 100% चीज़ नहीं होती, लेकिन इस वक्त जब बच्चे और ख़वातीन और बूढ़े और पता नहीं कौन कौन लोग वहाँ इन्वॉल्व हैं, उनकी ज़िंदगी उनका टाइम कैसे गुजर रहा होगा, कितने कर्म में वो मुबतला होंगे, खाने पीने के मामलात हैं और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। रमज़ान के नासिर साहब इतनी बड़ी आपको पता है ना कि जब काफिर जो थे पुराने, वो भी रमज़ान के दिनों में लड़ाइयाँ नहीं करते थे, लेकिन ये हमने अजीब तमाशा देखा है कि जो वॉर एंड टेररिज्म है, इसमें जितनी भी दहशत गर्दी है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि रमज़ान का मुबारक महीना है और ये नियामों में चली जाए। बिल्कुल ये वो टाइम है कि हमें कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत सारी अनफॉर्चुनेट बात है कि डिवीज़न क्रिएट करने की बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं जो कि नामुनासिब हैं। लेकिन नासिब इसके साथ साथ जो है वो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल हल की तरफ भी तो जाना ज़रूरी है ना। जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जो वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों की जो अपना एहसास महरूमी है और उसके साथ बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो वहाँ पे हैं, तो उनको भी तो देखने की ज़रूरत है ना। तो वहाँ पे एक पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है, जहाँ पे ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस के साथ साथ एक पॉलिटिकल विल और उनको अवाम को एंगेज करने की भी तो जरूरत है। नाज़िर वहाँ पे की सियासी जमातें सियासी कयूम साहब जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने 80 बिलियन रुपीस, अभी पीपल्स पार्टी की है नाज़िर साहब, 80 बिलियन रुपीस सैंक्शन किए। सरफराज भुगटी साहब वज़ीर आला किसके हैं? सर सुनते लेना, पीपल्स पार्टी ने 80 बिलियन रुपीस सैंक्शन किए थे डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद में पता ही नहीं लगा क्या हुआ उसका, किधर गई डेवलपमेंट। तो आप ऑन ग्राउंड रियलिटी जो है वो कुछ और है, हमें कुछ और बताया जाता है। जो वहाँ के लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व प्रायोरिटी बेसिस पे करने चाहिए। बेतहाशा उनके इशूज़ होंगे, उनको जॉब्स का मसले हो रहे हैं, वो सब ठीक होने चाहिए। चलें जनाब, तो ये आज की जो है वो ख़बरें थी। एक तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली मरतबा 26वीं आइनी तरमीम के बाद किसी भी हाई कोर्ट से में ज़ेरे इल्तवा मुकदमा अपने पास मंगवाने का इख्तियार इस्तेमाल किया है और आइनी बेंच ने किया है 186A के तहत। और सुपर टैक्स के इंटर कोर्ट अपीलें और प्रोसीडिंग जो भी हैं वो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने के लिए अपने बेंच के सामने लगाने के लिए हुक्म दे दिया है। दूसरा, सिविलियन के कोर्ट मार्शल का ट्रायल हमें फिर अब ईद से बाद कहीं छुट्टियों के बाद जाके कंक्लूड होता हुआ लगता है। और तीसरा, ये जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या, दुआ कीजिए कि सब कुछ खैरियत से हो और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने जो हॉस्टेज किए हुए लोग हैं उनको बाहिफाजत निकाल सकें। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने